एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रीड इंग्लिश लैंग्वेज 2 के लिए। जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हम लोग यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपको इस सेशन से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी प्रिपरेशन पता चलेगी और आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल शेयर मैंने किया है सबके साथ, आप सबके साथ, तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम अब आज के सेशन को फाइनली शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो पहला प्रश्न आता है, इन अ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्लाइमैक्स इज। भाई, जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लाइमैक्स क्या होता है? ठीक है, उसमें आपको क्या बताना है, क्लाइमैक्स क्या है। तो फटाफट से इसको एक बार आप लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इवेंट्स दैट सेट अप द प्लॉट एंड लीड टू द क्लाइमैक्स। सेकेंड, द एंड मटेरियल इन विच इवेंट्स आर बॉट टू अ क्लोज। द सेटअप ऑफ द स्टोरी बैकग्राउंड। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। तो क्लाइमैक्स क्या होता है भाई? ये आपका जो क्वेश्चन आया है ये आया है कहाँ से? ड्रामेटिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, यानी कि जिसको हम प्लॉट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वहां पे हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको वो स्टेप याद रखना है। सबसे पहले आता है आपका एक्सपोजिशन। ठीक है, एक्सपोजिशन, जैसे इंट्रोडक्शन भी कई बार इंट्रो हम कह देते हैं किसी भी प्लॉट का या किसी भी आपका प्ले का इंट्रो। उसके बाद आता है आपका राइजिंग एक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? राइजिंग एक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है? यहाँ पे आता है आपका क्लाइमैक्स। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे फॉलिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन। एंड देन सबसे एंड में आपका आता है डेनुमा। ठीक है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, एंडिंग ऑफ द स्टोरी, एंडिंग ऑफ द ऑफ एनी प्ले या ड्रामा, या इसे हम डेनुमा कह सकते हैं। तो जो क्लाइमैक्स है वो क्या है? वो एक टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। टर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद जो चीजें हैं, जो कहानी है, उसका एंड अप होता है। ठीक है, तो आपको ये सारे स्टेप्स याद रखने इसी तरीके से। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिस सोनेट ओरिजिनेटेड इन डैश इन दी डैश सेंचुरी। अब आपको बताना है कि जो सोनेट है उसका ओरिजिनेशन जो था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो वो आपको बताना है। फटाफट से देखेंगे। ग्रीस में 13th सेंचुरी में हुआ था, इटली में हुआ था 16th सेंचुरी में, फ्रांस में हुआ था, या फिर इटली में हुआ था 13 में। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो फ्रांस है, जो आपका सोनेट है वो इटली में उसका ओरिजिनेशन हुआ 13th सेंचुरी में, ये आपको याद रखना है। और जो सोनेट वर्ड है वो इटालियन वर्ड कहाँ से आया है? सोनेटो से आया है। इस सोनेटो का मतलब होता है, क्या आता है, क्या होता है? लिरिक पोएम या कोई लिरिक सॉन्ग। ठीक है, लिरिक सॉन्ग या स्मॉल लिरिक सॉन्ग इसे हम कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द टीचर असेस द एक्सप्लेनेशन एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट देन इट इज। अगर एक टीचर एक्सप्लेनेशन एबिलिटी को यहाँ पे असेस कर रही है तो उसे किस प्रकार का इवैल्यूएशन करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, डायग्नोस्टिक, सब्जेक्टिव, या फिर इनमें से सभी। तो जब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन एबिलिटी को देखना चाहती है कि वो कितना सक्षम है उस चीज को एक्सप्लेन करने में। तो यहाँ जो प्रश्न का तरीका होगा वो क्या होगा? वो सब्जेक्टिव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपका क्या आ सकता है? ऐसे टाइप आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यहाँ हमारे सबसे अच्छे जो टेस्ट हैं वो एमसीक्यूज वाले आते हैं। उसके बाद हमारे फिलअप कुछ आ जाते हैं, मैचिंग वाले टेस्ट हमारे, या जो भी हमारे कंप्लीशन वाले टेस्ट होते हैं वो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। डायग्नोस्टिक आपको पता ही है, जब आप क्या कर रहे हैं, समस्या का पता लगा रहे हैं, तो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो आपका कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव के अंदर ही आता है। तो राइट आंसर यहाँ क्या बना? ऑप्शन नंबर सी बना। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। ओके, सो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? करेक्ट फोनेटिक सिंबल इस वर्ड के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि जो वर्ड है वो क्या है? काइंड। तो काइंड वर्ड में कौन सा सिंबल आएगा वो आपको बताना है। तो फटाफट से देखेंगे।
ठीक है, फटाफट से इसको देखिएगा क्या होना चाहिए राइट आंसर। एंड आई होप कि आपने अभी तक इसका आंसर गैस कर लिया होगा। क्या आ रहा है? काइंड आ रहा है, तो आ और ई की कहीं ना कहीं ध्वनि हो रहा है, ठीक है, आई, काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या बना हमारा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका जो बनेगा वो बनेगा ए वाला, ठीक है। राइट आंसर क्या बनेगा? ए वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। द मेन एम ऑफ रेमिडियल टीचिंग इज, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये। आपको बताना है रेमिडियल टीचिंग का मेन एम क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड एंड वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स, टू डायग्नोज द लर्नर्स वेल, टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स इन देयर एक्सप्लोरेशन, या फिर टू रेक्टिफाई स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एरिया। तो जब भी हम रेमिडियल टीचिंग की बात करते हैं जिसका बेस क्या होता है? डायग्नोज करना, ठीक है। तो डायग्नोज इसका बेस होता है और इसका एक सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक उसकी डिफिकल्टी या जो उसकी लर्निंग गैप है। बेसिकली हम क्या करते हैं, लर्निंग के गैप्स को यहाँ पर रेक्टिफाई करते हैं, पता लगाते हैं। आप बेसिकली पता नहीं लगाते हैं, आप समाधान करते हैं। पता हमने डायग्नोज में लगा लिया, अब आप उसको दूर करने का काम करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूर करना किसी भी उनकी लर्निंग के गैप को, उनके बैड हैबिट्स को भी हम अच्छा कर सकते हैं। मतलब कि जो भी बच्चों के अंदर हैबिट्स हैं बैड, उनको गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करना, या उनकी जो हैबिचुअल जो भी चीज़ें हैं उनको करना। और जो भी यहाँ पर स्लो लर्नर है उनको क्या करना, अदर स्टूडेंट्स के साथ एक साथ जो है उनको लाना उस लेवल में। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है किसका? रेमिडियल टीचिंग का, ठीक है। और काफी सारे हम लोग यहाँ मेथड यूज करते हैं, जैसे कि आईईपी का यूज हमने पढ़ा ही है बहुत बार, ठीक है। उसके बाद आप सेंसरी यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको। फर्नेल्ड मेथड एक आता है जो सेंसस से रिलेटेड है। आप एक्टिविटीज को काफी सारी करवा सकते हैं, आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप एक्शन रिसर्च बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो है स्ट्रेटेजीज होती है रेमिडियल टीचिंग की। सो अगर गाइज आपको अगर वीडियो देखनी है तो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस रीड इंग्लिश के नाम से मिल जाएगी, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज हर एक कंसेप्ट करा रखा है, तो जरूर चेकआउट करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका है फैलेसी से, और ये जो क्वेश्चन है ये रीट का प्रश्न है जो रीट में आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि पीपल हु बाय स्टॉक्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु बेट ऑन हॉर्स रेसिंग, दे बोथ रिस्क देयर मनी विद लिटिल चांस ऑफ मेकिंग अ बिग प्रॉफिट। अब देखो ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने उन लोगों के बारे में पहले बात किया जो स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो हॉर्स रेसिंग में कोई शर्त लगाते हैं। अब दोनों का हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, हम यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम दोनों का। तो यहाँ पे जब भी आप कंपेयर करते हो, ऐसा कंपैरिजन जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है या जो कहीं ना कहीं रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से, तो वहां पे हमारा क्या होता है, फैलेसी, फॉल्स एनालॉजी की फैलेसी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा। आपका कंपैरिजन दिख रहा है तो आप फॉल्स एनालॉजी लगाएंगे। अगर हम पार्ट टू होल की बात करते तो हमारा कंपोजिशन होता। तो यहाँ पार्ट होल की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम दो लोगों में, दो समुदाय में हम एक ही बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। इक्विवोकेशन कब होता है, जब हमारे वर्ड्स की वजह से या किसी ना किसी फ्रेज की वजह से कोई फैलेसी क्रिएट हो जाए। और जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एविडेंस पे हम पूरी चीजों पे उसको जनरलाइज कर देते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है द साउंड रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो ये आपको इसमें साउंड जो है ये बताना है कि किस वर्ड में ये वाला साउंड हमारा होगा, ठीक है। तो ये जो ए जैसा है ये साउंड किस में है, बॉय में, सिंग में, दैट में, या हार्ट में। तो बॉय में आपका डिप्थोंग होता है, सिंग में आपका कुछ इस तरह से होता है ये वाला, दैट में आपका द वाला साउंड आ रहा है कहीं ना कहीं, जो हम बेसिकली उसको हम ऐसे करके हम उसको डिनोट करते हैं इस तरह से कुछ, तो वो आपका दैट वाला है। तो यहाँ क्या बना, हार्ट, ठीक है, आ की ध्वनि जहां आ रही है। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी वॉइस कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में वॉइस कॉन्सोनेंट्स की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 12 है, 24 है, 9 है, या 15 है। सो इसका जो सही आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 15, ठीक है।
अब देखो यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा आपका फोनेटिक साउंड्स एंड सिंबल्स से क्वेश्चन, जहाँ पे आपके फोनेटिक्स की संख्या या टोटल साउंड्स की संख्या पूछी जाती है, ठीक है। तो जब भी हम टोटल साउंड्स की बात करेंगे तो 44 है, जिसमें आपके 20 वॉवल्स हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। 20 में भी आपके 12 क्या है, आपके मोनोफ्थोंग्स हैं, ठीक है, मोनोफ्थोंग्स। उसके बाद 8 क्या है, हमारे डिप्थोंग्स हैं। और 24 जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें 15 हमारे क्या है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, एंड जो 9 है वो क्या है, 9 हमारे वॉइस लेस कॉन्सोनेंट्स है। कौन से, वॉइस लेस कॉन्सोनेंट्स। तो आपको याद रखना है ये सारी बातें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन वी यूज मॉडल। अब ऑब्लिगेशन हम दिखाते हैं जब, तो हम किस मॉडल का यूज करते हैं, कैन का, मस्ट का, शुड का या मे का। तो जब भी हम ऑब्लिगेशन या किसी ना किसी ऐसी कर्तव्य को दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर ये चीज है तो करना ही करना है हमको, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब हम ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, किसी किसी ना किसी ऐसी हम कर्तव्य की, ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि भाई हमें वो करना ही है, तब हम यूज करते हैं मस्ट, ठीक है। जैसे वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, तो वो क्या है कि आपको एक कर्तव्य दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब हम, आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब आपको यहाँ क्या करना है, जो डिफरेंट है तीनों वर्ड से, उसमें से आपको यहाँ पे जो है सही पहचानना है। तो फटाफट से इसको हम बोल के देखेंगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, साउंड डिफरेंट है, वो वर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है चर्च, सेकंड है मैच, थर्ड है आपका पैट्रियार्क, और फोर है हैच। तो जब मैंने चर्च बोला च की ध्वनि, मैच च की ध्वनि, पैट्रियार्क बोला तो यहाँ पे च की जगह क की ध्वनि होती है बोलते समय, और हैच में भी च की ध्वनि है। तो यहाँ पे जो ऑड है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ऑड वाला वर्ड होगा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा लास्ट वाले साउंड्स या कॉन्सोनेंट साउंड्स या सेम वॉवल साउंड्स की संख्या, या जो जो वर्ड्स आपके सेम साउंड से जो है यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, उन वर्ड्स को आपको यहाँ पहचानना होगा, जो कि इजी होता है, ठीक है। आप कर लेंगे, आप थोड़ा बहुत अगर आपको भी प्रैक्टिस है प्रोनाउंसिएशन वगैरह की तो आप कर लोगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड अल्टरनेटिव टर्म फॉर द आउटकम ऑफ अ प्लॉट इज द। अब आप इसको बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही एक प्रश्न डिस्कस किया था, तो आपको ये सही सही आंसर देखना है, ठीक है, क्या होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली यूज्ड अल्टरनेटिव टर्म फॉर द आउटकम, आउटकम के लिए कोई दूसरा टर्म जो हम यूज करते हैं ड्रामा के अंदर, वो आपको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। रेजोल्यूशन जो है वो आपका टर्म ऐसा है जहां पे हम आउटकम की बात कर रहे हैं, जहां पे हम एंडिंग, किसी भी एंडिंग पॉइंट की बात हम ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन 12 आता है हमारा, डैश इज द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू oneself, denotes the convention by which a character alone on the stage address his or her thoughts aloud। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एंड यहाँ आपको बताना है कि जहाँ पे ऐसा एक्ट जहाँ पे एक पर्सन खुद से ही बोल रहा है, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को वो एड्रेस कर रहा है, तो ये क्या है, मोनोलॉग है, soliloquy है, मेलोड्रामा है, या इनमें से कोई भी नहीं है। सो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, soliloquy, ठीक है। किसकी बात हो रही है, soliloquy की बात हो रही है, जहां पर वो खुद से ही क्या कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है, अदर कैरेक्टर्स उसको नहीं सुन पा रहे हैं स्टेज पे, ठीक है। तो देखो मोनोलॉग और soliloquy दोनों ही जो है एक ऐसी स्पीच यहाँ पे एक सिंगल पर्सन करता है, लेकिन फर्क ये है कि जो soliloquy है वो खुद से अकेले करता है, कोई अदर कैरेक्टर को यहाँ पे वो सुनते नहीं है अदर कैरेक्टर्स स्टेज पे, लेकिन मोनोलॉग में जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को अदर कैरेक्टर को बोलता है या बता सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है, जस्ट बेसिक। ओके, तो यहाँ पे बी आंसर इसका हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन 13 है, डैश कंसिस्टिंग अ सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyme scheme, sonnet, elegy, both A and B, या इनमें से कोई भी नहीं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो आई थिंक आप अभी तक आपने आंसर को गेस कर लिया होगा।
तो यहाँ बात हो रही है सोनेट की। काफी सारे क्वेश्चंस आपके रीट एग्जाम में सोनेट से आते हैं। कई बार पूछता है कि 14 लाइन की पोएम कौन सी होती है, तो आपका आंसर सोनेट होगा। कई बार सोनेट की क्या पूछी जाती है, थीम पूछी जाती है। तो सोनेट ज्यादातर जो है लव पे, उसका काफी जो शेक्सपियरियन सोनेट था उसमें लव पे बहुत फोकस किया गया था, जो वन साइडेड लव होता है उस तरीके से। तो सोनेट आपको याद रख रहा है, ठीक है। लिरिक पोएम है, यहाँ पे क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट लिखा जाता है। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है ना। तो सोनेट के टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस मैड एज अ हैटर। अब देखो इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, एलिट्रेशन, सिमिली, एसोनेंस या मेटाफर। बहुत आसान है यहाँ पर इसको पहचानना। आपके फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मैड एज अ हैटर है, तो यानी कि एज का यूज किया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन, आप यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट कंपैरिजन हम यहाँ करते हैं, ठीक है। हम मेटाफर में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। और सिमिली में क्या है आपका डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है लाइक और एज का यूज करके, ठीक है। तो ये आपका सिमिली हो जाएगा। एलिट्रेशन क्या है, जहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट्स जो साउंड है उनकी रिपीटिशन हो रही है, ठीक है, जिनको हम टंग ट्विस्टर्स में यूज करते हैं। एसोनेंस में आपके वॉवल्स की रिपीटिशन अगर हो रही है साउंड्स की, तो वो एसोनेंस हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आता है, एलिजी कैन बी रिटन इन द सेंस ऑफ। एलिजी जो है वो किस सेंस में लिखी जा सकती है, ठीक है। किस सेंस में एलिजी को हम लिख सकते हैं वो आपको बताना है। मोनोडी, कंप्लेंट, लैमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसको सोचिएगा। एलिजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक फॉर्मल सस्टेन्ड पोएम होती है एलिजी, और यहाँ पर हम जो भी यहाँ पे एलिजी में जो भी हम व्यक्त करते हैं वो हम क्या व्यक्त करते हैं, कोई ना कोई शोक या कोई ना कोई हम विलाप को व्यक्त करते हैं। किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ पे जो लिखी जाने वाली कविता है वो एलिजी है। तो जो उसका सेंस होता है वो क्या होता है, मोनोडी बिल्कुल होता है, सैडनेस वाला इसका सेंस है, कंसोलेशन का सेंस है, या फिर कंप्लेंट। यहाँ पे जो जो एलिजी में जो एड्रेस कर रहा है, जो शोक मना रहा है, वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट करता है भगवान से उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो एलिजी में कंप्लेंट भी है कि वो कई बार द्वेष प्रकट करता है, लेमेंट भी है। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन 16 है, डैश इन्वॉल्व्स द एक्यूरेट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। किसमें हम क्या करते हैं, एक्यूरेट यूज करते हैं वर्ड और स्ट्रक्चर का। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी में, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस या फिर द क्रिटिकल पीरियड। सो क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से आप लोग सोचिएगा। तो यहाँ क्या हम कर रहे हैं, एक्यूरेट यूज कर रहे हैं वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स का, यानी कि ये कौन सी कॉम्पिटेंसी है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि भाई आप किसी सिचुएशन में कैसे लैंग्वेज को यूज करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। कम्युनिकेटिव आपको पता ही है कि आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसे आप भाषा का यूज कर रहे हैं। और ग्रामेटिकल में हम बात करते हैं कि वर्ड्स स्ट्रक्चर्स जो है वो कितने आप सटीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही किसका पार्ट है, सीएलटी का पार्ट है, याद रखना। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी में सारे आ जाएंगे, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड नहीं होता, बस क्रिटिकल पीरियड तो वो पीरियड होता है जहां पे आप लैंग्वेज को मैक्सिमम एक्वायर करते हो, वो उसका क्रिटिकल पीरियड है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बी हो जाएगा फाइनली। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, मोस्ट कम्युनिकेटिव अप्रोचेस टॉलरेट डैश प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडेंट्स। जो अप्रोच है कम्युनिकेटिव वो क्या टॉलरेट कर रहे हैं, एरर्स को, इनपुट को, आउटपुट को या स्पीच को। फटाफट से इसको सोचना आप लोग, क्या होना चाहिए इसका राइट वन। तो आपको पता है कि जो सीएलटी है वहां पर हम टॉलरेंस करते हैं किस चीज का, कई बार हम जो बच्चों की मिस्टेक्स है उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम उसको कहीं ना कहीं टॉलरेट करते हैं, ठीक है। आप एकदम से करेक्ट नहीं करते, आप वहां पे बच्चों को मौके देते हैं कि वो खुद से ही एरर्स को सही करें, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं टॉलरेट किया जाता है एरर्स को। तो ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, What are the main components of communicative competence? Communicative competence जो किसने दिया इसका कंसेप्ट, डेल हाइमस ने दिया। और आपको इसमें क्या बताना है, मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक,
सोशियो लिंग्विस्टिक, डिस्कोर्स या स्ट्रैटेजिक। तो यहाँ कोड दिए हुए फटाफट से सोचिएगा। तो कॉम्पिटेंसी जो है कम्युनिकेटिव में, उसमें हमारे जो एस्पेक्ट होते हैं वो इनमें से क्या होंगे, सारे ही हमारे होंगे, यानी कि ऑल ABCD विल बी राइट आंसर। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी में लिंग्विस्टिक्स का भी ध्यान रखा जाता है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स का भी ध्यान रखा जाता है, डिस्कोर्स भी है और स्ट्रैटेजिक भी है। तो ये चारों याद रखना आप लोग, ठीक है। ये सारे ही कॉम्पिटेंसी जो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी के अंदर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी हमारा क्वेश्चन 19 जो है CLT से है। आपको बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे CLT की है। पहला है पीपल लर्न अ लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेटिंग इन इट। तो ये बिल्कुल राइट है कि भाई हम जो है कम्युनिकेट करते हुए भाषा को सीख लेते हैं। सेकेंड है डायलॉग्स आर नॉट यूज्ड इन CLT। क्या डायलॉग्स का यूज CLT में नहीं करते हैं? तो ये तो गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी आर गोल्स इन CLT। बिल्कुल ठीक है, वो दोनों ही गोल्स होते हैं। और CLT इज ओनली कंसर्न विद टीचिंग स्पीकिंग। क्या CLT सिर्फ और सिर्फ टीचिंग स्पीकिंग पे कंसर्न करता है या टीचिंग स्पीकिंग पे ही फोकस करता है? तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम ओनली स्पीकिंग पे फोकस ना करके हम सारे ही कौशलों पे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सही वाली बात है वो क्या है, A and C ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर A ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, केवल A और C ही हमारा जो है वो सही है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है और आपको बताना है किसने कहा है। हु सेज रेमिडियल टीचिंग इज अ मोरल बिल्डिंग एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट। ये जो डेफिनेशन है रेमिडियल के बारे में, ये किसका कथन है? सिम्पसन का, ब्लूम का, योकम का या FL बिलोज का? सो फटाफट से सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, ये किसने बोला है, ये बोला है FL बिलोज ने, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो रेमिडियल टीचिंग है वो एक मॉरल को बिल्ड करता है एक बच्चे के अंदर, ठीक है, जब भी हम उसको रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे D ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आता है। टोटल नंबर ऑफ इम्प्योर वॉवल्स इन इंग्लिश। इम्प्योर वॉवल्स की संख्या कितनी है? 15 है, 8 है, 12 है या 20 है? सो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा, हम लोग बहुत बार ये सब डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश के अंदर। इम्प्योर वॉवल्स की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं, ठीक है, मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं। और ओके सॉरी गाइज, यहाँ पे इम्प्योर था, मैंने थोड़ा सा, मेरे को मिस्टेक हो गया इसको पढ़ने में। यहाँ पे आंसर जो है वो C ना हो करके B होगा। क्या होगा? B होगा, ठीक है। B को फाइनल कर लो। इम्प्योर वॉवल जो है जिन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्थोंग भी कहते हैं। डिप्थोंग्स जो है उन्हें हम इम्प्योर कहते हैं। और जो ये वाला था ये होता है प्योर, प्योर वॉवल्स, ठीक है। और इनको हम मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं, ठीक है। मोनोफ्थोंग्स हो गया, प्योर हो गया, या इन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगल वॉवल्स। और जो इम्प्योर वॉवल है इन्हें हम डिप्थोंग भी कहते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लाइड भी कहते हैं, ठीक है, ग्लाइड्स भी कहते हैं, ग्लाइड वॉवल्स। और इन्हें हम डबल वॉवल साउंड भी कहते हैं। और इनकी संख्या 8 होती है और 12 क्या है? मोनोफ्थोंग होते हैं। और 12 और 8 मिलके टोटल कितने वॉवल्स होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर? टोटल वॉवल्स 20 हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। तो फाइनली जो इसका राइट आंसर बनेगा इम्प्योर वॉवल का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर B। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द स्टडी ऑफ स्पीच पैटर्न्स इज कॉल्ड। भाई जो स्पीच पैटर्न की स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? फोनेटिक्स, मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी या सिमेंटिक्स। तो जब भी हम स्पीच के पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, यानी कि वो स्पीच वोकल, हम जब वोकल की बात करते हैं कि एक स्पीच का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हम कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे वोकल में क्या चीजें होती हैं। तो जब भी हम साउंड की भी स्टडी करते हैं, हम जब स्पीच की भी स्टडी करते हैं, तो वो हमारा फोनोलॉजी का पार्ट होता है, ठीक है। फोनेटिक्स क्या है? जब आप साउंड की स्टडी कर रहे हैं। एंड साउंड्स के पैटर्न्स की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है? फोनोलॉजी होता है। मोर्फोलॉजी क्या होता है? जब हम वर्ड्स के किसकी स्टडी कर रहे हैं? फॉर्मेशन की, ठीक है। क्या किसकी स्टडी कर रहे हैं? फॉर्मेशन की स्टडी जब हम कर रहे हैं कि एक वर्ड कैसे फॉर्म हुआ, कितने मोर्फीम है। और सिमेंटिक्स जब हम वर्ड के मीनिंग की बात करते हैं कि एक सेंटेंस में या एक वर्ड में क्या उसका अर्थ है, तो वो हमारा सिमेंटिक्स होता है। और ये सारे के सारे किसके पार्ट है? लिंग्विस्टिक्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आता है।
23 है, which principle of teaching English suggests that a teacher should go on adding each new element or pattern to previous ones? कौन सा यहाँ पे सिद्धांत है जो ये कहता है कि एक टीचर को ऐड करना चाहिए किसी नए एलिमेंट और पैटर्न को प्रीवियस के साथ? ठीक है, इमिटेशन है, हैबिट्स है, ग्रेडेशन है, या लिंकिंग विद लाइफ है? क्या है? Which principle of teaching English suggests that a teacher should go on adding a new element or pattern to previous ones? यानी आप जो पहले पढ़ा रहे हैं आप उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करते हुए सिखा रहे हो, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमें प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की तरफ ले जाता है। हम जहाँ पे ग्रेडेशन से सिखा रहे हैं, हम इजी टू डिफिकल्ट सिखा रहे हैं, हम नए नए एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे सीक्वेंस सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस और हमारा जो ग्रुपिंग है वो आ जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इसका जो है हमारा फाइनली राइट आंसर इस प्रश्न के लिए बनेगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, आइडेंटिफाई करेक्ट सिंबल फॉर द वर्ड मिशन। अब मिशन में कौन सा यहाँ पे साउंड होगा? ये मिशन जो दिया हुआ है इसमें आपको साउंड पहचानना है। ठीक है, अब आप अगर इनकी मीनिंग जानते तो आप कर लेंगे। तो ये जो है आपका, ये होता है आपका च के लिए, ठीक है, ये आपका स के लिए होता है, ये आपका श के लिए, और ये आपका जो होता है वो ज के लिए होता है। तो मिशन में क्या आ रहा है? श आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह से आपको सिंबल्स पहचानने के लिए आएंगे वर्ड्स को, तो आपको इनको बस रिवाइज करना है, इनकी हिंदी आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब आपको इसमें से अलग जो वर्ड है वो आपको यहाँ पे गेस करना है। ठीक है, ट्राइस, हाई, ट्राई, डे। अब ऑड क्या है? इसमें साउंड का फर्क है, प्राइस, हाई, ट्राई और डे। तो डे बोला तो डे का साउंड जो है वो बिल्कुल तीनों से क्या है? बिल्कुल अलग है। तो इसी तरह से आपको ये वर्ड्स पहचानने हैं। तो यहाँ डी जो है हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज मूव थ्रू 5 प्रेडिक्टेबल स्टेजेस। किसके अकॉर्डिंग हम 5 स्टेजेस से हो करके जाते हैं जब भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं? प्री प्रोडक्शन पहला स्टेज होता है, सेकंड होता है अर्ली प्रोडक्शन, थर्ड आता है स्पीच इमर्जेंस, 4 आता है इंटरमीडिएट फ्लुएंसी, और 5वीं जो अवस्था होती है वो होती है एडवांस फ्लुएंसी। किसने दिया ये वो आपको बताना है। तो यहाँ जो सही आंसर फाइनली इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन क्रैशन ने दिया है ये हमारा। तो देखो गाइज, आपके एग्जाम में लैंग्वेज 2 में स्टीफन क्रैशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि आपका लैंग्वेज यहाँ पे लैंग्वेज में जो नेचुरल अप्रोच दिया था, ठीक है, नेचुरल अप्रोच से आपके क्वेश्चन लैंग्वेज 2 के अंदर आ चुके हैं, इसीलिए इसको ऐड किया है। ठीक है, तो याद रखना कि 5 स्टेज जो है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की 5 स्टेज किसने दी? स्टीफन क्रैशन ने दिया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सही चुनना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, हैव आएगा या हैज आएगा। सो यहाँ पे क्या है? द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जब भी आपका द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आएगा तो वहां पे हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 आता है। अब आपको यहाँ बताना है, एबी राइम स्कीम्स आर एग्जाम्पलिफाइड बाय। अब एबी राइम स्कीम किसकी होती है? शेक्सपियरियन सोनेट्स, स्पेंसरियन सोनेट, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर कि एबी राइम स्कीम किस सोनेट की होती है? तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, बोथ एबी भी दिया हुआ है, तो यानी कि आप 3 ऑप्शन समझो। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हमारा फाइनली बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में होता है एबी। सिर्फ एबी राइम स्कीम आपकी पूछी जा रही है। तो याद रखना कि 3 क्वार्ट्रेन एंड 1 जो हमारा कुपलेट होता है वो शेक्सपियरियन सोनेट, यानी कि जिसे हम इंग्लिश भी कहते हैं, इंग्लिश सोनेट में भी वही है और स्पेंसरियन में भी वही होता है। लेकिन थोड़ा सा किसका फर्क है?
राइमिंग का फर्क है, या जो यहाँ पे जो इसमें स्टैंजा है उसका थोड़ा सा फर्क होता है। अब वो फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इंग्लिश सोनेट की बात यहाँ पे करते हैं तो उसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी, सी डी, बहुत आसान है, ठीक है। ई एफ और लास्ट में क्या होता है, जी और जी, ठीक है। तो यहाँ पर जी और जी कुपलेट है 1 और 1 2 3, तीन हमारे क्वार्ट्रेन हो गए या स्टैंजा, इसे हम स्टैंजा भी कह सकते हैं। ये आपका क्या है, इंग्लिश है। और जब हम स्पेंसेरियन सोनेट की बात करते हैं तो इसका भी ए बी होता है, पहले सेम है। उसके बाद इसका थोड़ा सा अलग है, ए बी के बाद ये जो बी है यहाँ से स्टार्ट होते हैं बी और बी सी हो जाता है। उसके बाद ये जो सी है यहाँ से आगे फॉलो होता है सी डी और लास्ट में जो है यहाँ पर हो सकता है जो है ई और ई। तो ये जो है आपका, ये क्या है, स्पेंसेरियन है। तीनों के सेम है लेकिन थोड़ा सा फर्क सिर्फ इस चीज का है, ओके, स्टैंजा का फर्क है। तो यहाँ पे क्या बनेगा फाइनली, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस। कौन सा इवैल्यूएशन है जिसे जो प्रोसेस है लर्निंग की उसको मॉनिटर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सो राइट आंसर, आई होप आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। मॉनिटर कर रहे हैं आप लर्निंग प्रोसेस को, आप वहां पे कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बना रहे हैं या आप एक उसको सुधार कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा फॉर्म करना, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग भी इसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे आप जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। डायग्नोस्टिक भी इसी का एक पार्ट हो जाएगा, लेकिन डायग्नोस्टिक का थोड़ा सा जो पर्पस है वो अलग होता है। डायग्नोस्टिक का पर्पस होता है कि आप केवल समस्या को पता लगा रहे हैं, ठीक है। समेटिव का पर्पस होता है जो आप एट द एंड लेते हैं, इसे हम एज लर्निंग भी कह सकते हैं। इवैल्यूएशन के नाम से हम इसे जान सकते हैं, एज लर्निंग। इसके अलावा ये प्रोडक्ट को बताता है, अचीवमेंट को बताता है। और जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, ये हम क्यों करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ये हम करते हैं जैसे बच्चे का एडमिशन के लिए जब आप उससे पहले एक टेस्ट ले लेते हैं कि भाई बच्चा इस क्लास में पढ़ने लायक है या नहीं है, तो वो एक तरीके का कैसा इवैल्यूएशन है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, जहाँ पे हम पहले ही बच्चे का मूल्यांकन करते हैं आगे आने वाली रणनीतियों के लिए या स्ट्रैटेजीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनल आंसर हमारा बना वो क्या बना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आता है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। कौन से प्रश्न में जो मार्किंग है वो बहुत ज्यादा रिलायबल होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, एसे में, शॉर्ट आंसर में या कंप्लीशन टाइप टेस्ट में। तो मार्किंग जहां पर रिलायबल ज्यादा होगी वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनकी रिलायबिलिटी जो है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और ये किसके अंदर आते हैं, हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आते हैं। सो गाइस आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से आपके आने के चांसेस हैं मिनिमम। मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन तो आपका जरूर आपको ऐसे इस तरह के प्रश्नों से आपको दिख जाएगा, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी से। तो याद रखना कि जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे ज्यादा वैलिड और सबसे ज्यादा इन्हें ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर और जो ऐसे टाइप हैं ये हमारे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो कंप्लीशन है ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, लेकिन ज्यादा रिलायबल क्या है, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस अब कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी सेशन लगे आप मुझे जरूर बताया करें। एंड और भी मैं वीडियोस बहुत जल्दी लाऊंगी इंग्लिश के लिए। एंड अगर आपको किसी और वीडियो पे कोई पर्टिकुलर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी हो या वो हिंदी पेडागोजी हो, मैथ्स हो, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अपने मार्क्स आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।